नंदिनी पापा के पार्थिव शरीर के पास मुक बैठी थी। आंखों से आंसू सूख गए थे। उनका हाथ उसके हाथ में था। उसका मन पिछले दिनों के तेजी से बदलते घटनाक्रम पर अटक गया था। 2 दिन पहले तब तक सब ठीक था। उस दिन नंदिनी ऑफिस से थकी हारी वापस आई थी। आते ही माँ, नंदिनी, इतवार को कविता को देखने लड़के आ रहे हैं, कुछ सामान मंगवाना था और पापा की दवा भी खत्म हो गई है। माँ, अभी तो वो ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं कर पाई है, अभी से उसकी शादी। तब तक कविता भी आ गई। दीदी, मुझे पवन बहुत पसंद है, उसके घर वाले अभी शादी करने को कह रहे हैं। नंदिनी चुपचाप माँ को 2 500 की नोटें थमाकर अपने कमरे में आ गई। बिना खाना खाए ही जाकर सो गई। नंदिनी की नींद अलार्म बजने से खुली तो उसने अलार्म बंद करके फिर से चादर से मुंह ढक लिया। पूरा शरीर टूट रहा था। उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन उसे उठना तो था ही। इस घर को चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी की थी। पिता के बीमार हो जाने के बाद 20 साल की उम्र से ही वो अपने दोनों छोटे भाई बहनों और माँ बाप का सहारा बन गई थी। अब तो उसको नौकरी करते हुए भी 8 साल हो गए थे। उसकी उम्र भी 28 साल हो गई थी। उसके लिए जब बुआ जी ने 1-2 रिश्ते बताए थे तो माँ ने साफ मना कर दिया था। कल माँ ने जब उसकी छोटी बहन कविता की शादी की बात चलाई थी, तभी से उसका मन खिन्न हो गया था। उठना तो पड़ेगा ही, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नंदिनी तैयार होने चली गई। ऑफिस में भी आज उसका मन नहीं लग रहा था। अब तो कविता और कपिल भी बड़े हो गए हैं। मुझे भी अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। मैं कब तक बलि का बकरा बनूंगी? मुझे आज ही यश से बात करनी होगी। माँ को भी कविता की शादी की जल्दी है। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। पापा बेचारे तो जब से बीमार पड़े उनकी आवाज ही चली गई, जिसकी वजह से नौकरी भी चली गई। उसने शाम को अपने ऑफिस में काम करने वाले यश से मिलने का इरादा पक्का कर लिया था। ऑफिस में काम करते करते बहुत देर हो गई तो वो सीधे घर ही चली गई। घर जाकर देखा तो माँ कविता के साथ पकवान बनाने में लगी थी। वो चुपचाप कमरे में चली गई। दूसरे दिन ही इतवार था। सुबह सुबह, नंदिनी, एक बात कहनी थी, तुम अपने कमरे से मत निकलना, वरना वो लोग 10 सवाल खड़ा कर देंगे। माँ, मैं बाहर ही चली जाती हूँ, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर में ही वो बाहर निकल गई थी। टेलीफोन बूथ से यश के यहाँ फोन किया तो, हेलो नंदिनी, आज कैसे मेरी याद आ गई? तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं अभी आया, तुम मेरा इंतजार करना। नंदिनी पार्क में जाकर बैठ गई। यश ने 4 साल मेरा इंतजार किया। मैं बार बार उसको बोलती रही कि कविता की नौकरी लग जाए तब शादी करेंगे। अब मैं उसे और मेरा इंतजार नहीं करवा सकती। बहुत देर तक वो पार्क की बेंच पर ही बैठी रही। ओ नंदिनी, नंदिनी, मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, कब करनी है शादी? जितनी जल्दी हो सके। मैं कल ही माँ के साथ तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दरवाजे पर आते ही उसके कानों में अंदर होने वाली बातचीत के अंश पड़े। शादी की डेट पक्की कर लेते हैं। आप जब कहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगले महीने की पूर्णिमा को अच्छा शगुन है, उस दिन ही रख लेते हैं। नंदिनी ने सुना। फिर वो आंगन के दरवाजे से सीधे पापा के कमरे में आ गई। पापा ने उसे पास बुलाया और इशारे से अपने पास बैठने को कहा। पापा, मैं आप लोगों की सगी बेटी हूँ ना? पापा ने उसे गले से लगा लिया और हाँ में सिर हिला दिया। फिर मेरे साथ ही अन्याय क्यों? माँ और दोनों भाई बहनों ने मुझे सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनाकर रख दिया है। कोई माँ इतना स्वार्थी कैसे हो सकती है? मैं भी यश से शादी करना चाहती हूँ। कल वो अपनी माँ को लेकर आ रहा है। पापा की बेबस आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें ढुलककर उसके बालों में गिर गई। तब तक नंदिनी की माँ और कविता की खिलखिलाहट उसके कानों में पड़ी। अरे, तुम दोनों यहाँ बैठे हो, लो मिठाई खाओ, अगले महीने नंदिनी की शादी पक्की हो गई है। नंदिनी वहाँ से उठकर चली गई। माँ ने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखा, फिर बड़बड़ाती हुई समेटने में लग गई। दूसरे दिन नंदिनी ने सुबह उठकर, माँ, शाम को मेरा एक फ्रेंड अपनी माँ के साथ आने वाला है। कौन सा फ्रेंड? यश, मेरे साथ ही ऑफिस में काम करता है। इतना कहकर वो अपनी और पापा की चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। पापा, आपको शाम को ये सिल्क वाला कुर्ता पहनना है। यश आपसे मिलने आएगा, मैं ही आकर पहना दूंगी। अभी मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। चाय पीकर वो तैयार होने चली गई। नाश्ता करने गई तो, वो लोग किस लिए आ रहे हैं? माँ, मुझे देर हो रही है, शाम को खुद ही पता चल जाएगा। आज मैंने छुट्टी ली है। नंदिनी ने मार्केट से कुछ मिठाइयाँ, नमकीन और केक खरीदा। सीधे अपने कमरे में आ गई।
शाम को उसने पापा को भी तैयार कर दिया। शाम को यश अपनी माँ के साथ आया तो नंदिनी ने ही दरवाजा खोला। उसने यश की माँ के पैर छुए और दोनों को लेकर पापा के कमरे में ही आ गई। अंकल, मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। तभी नंदिनी की माँ कमरे में आई। अरे, मुझसे भी पूछोगे कोई? नंदिनी की शादी अभी नहीं हो सकती, अगले महीने ही कविता की शादी है। किसी के कुछ बोलने से पहले ही, माँ, आपको मेरी शादी के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम मंदिर में शादी करेंगे, आप बस आ जाइएगा। वो चुपचाप उठकर चली गई। नंदिनी ने अपने कमरे में से नाश्ता लाकर लगा दिया। सबने खाया पिया, फिर दूसरे दिन ही शादी के लिए बात पक्की करके चले गए। उनके जाने के बाद, ये क्या मजाक है नंदिनी, अभी कविता की शादी करनी थी, इस बीच तुम अपनी बात कैसे पक्की कर सकती हो? माँ, मैं भी एक औरत हूँ, कोई मॉम की गुड़िया नहीं। मेरे सीने में भी अरमानों भरे दिल है। तुमने कभी अगर मेरे बारे में भी सोचा होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। तुम छोटी बहन की शादी करने के सपने संजोने लगी। क्या मेरा कोई अरमान नहीं थे? जितने भी रिश्ते आए तुमने किसी न किसी बहाने उन्हें टाल दिया। तुम अपने ही बच्चों में इतना फर्क क्यों किया माँ? कोई माँ इतना स्वार्थी कैसे हो सकती है? बस करो नंदिनी, तुम खुद ही अपने स्वार्थ में अंधी हो गई हो। तुम्हारे पापा की ऐसी स्थिति है, तुम्हारा भाई अभी पढ़ रहा है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि शादी करके घर बसा लोगी? हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। माँ, वैसे भी मुझे इस घर से पापा के प्यार के सिवाय मिला ही क्या है? मैं शादी के बाद पापा को अपने साथ ले जाऊंगी। आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे दिन यश अपनी गाड़ी लेकर आया। पापा और नंदिनी ही मंदिर गए। माँ, कविता और कपिल कोई नहीं आया था। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी करके यश नंदिनी के घर आया। जब दोनों ने माँ के पैर छुए तो वो 2 कदम पीछे हट गई। माँ जी, हमें आशीर्वाद तो दे दीजिए। तुम्हारे ससुर जी का आशीर्वाद काफी है तुम लोगों के लिए। पापा को नंदिनी उनके कमरे में ले गई। पापा ने उनके लिए सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा, मैं आपको ले जाऊंगी इस नरक से। नंदिनी जा चुकी थी। उनके जाने के बाद माँ का सारा गुस्सा पापा पर ही फूट पड़ा। उस दिन पापा जब सोए तो ऐसे नींद सोए कि उठे ही नहीं। नंदिनी को पता चला तो भागी हुई आई। पापा, ये क्या हो गया? आपने एक दिन भी मेरा इंतजार नहीं किया। यश ने उसे पापा के पास से उठाया और उसे लेकर गाड़ी में बैठ गया। नंदिनी, पापा से ही तुम्हारा रिश्ता था, जब वो ही नहीं रहे तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। नंदिनी ने उस घर की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। सुखिया एक गरीब लकड़हारा था। उसकी पत्नी पारो घर में साफ सफाई का काम करती थी। सुखिया दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेच देता। आते समय घर का जरूरी सामान ले आता। उनके विवाह को 4 साल बीत गए थे, पर कोई संतान नहीं था। एक दिन, ये लकड़ियां काटने का काम छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे तो लकड़ियां काटने के सिवाय और कोई काम आता ही नहीं है। तू तो दिन भर घर में पड़ी रहती है। तू भी मेरे साथ चलकर देखना, कितनी मेहनत का काम है ये। मैं कैसे जाऊं? मुझे तो ठाकुराइन के घर से ही फुर्सत नहीं मिलती है। सुखिया घर से निकला तो उसके दिमाग में पारो की बातें घूम रही थी। उसने सुबह से दोपहर तक कुछ लकड़ियां काटी, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी आंख लग गई। उसी समय, बेटा, कई दिन से ना कुछ खाने को मिला, ना ही पानी, कुछ है तो खिला दे। बाबा, मेरे पास तो यही 4 रोटियां हैं। लो, तुम खा लो, मैं घर जाकर खा लूंगा। फकीर ने बड़े प्यार से रोटियां खा ली। तुम मेरी कुल्हाड़ी का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सुखिया जब पानी लेकर वापस आया तो फकीर जा चुका था और उसकी लकड़ियों के गट्ठर के पास बहुत सारी लकड़ियां रखी थी। अरे बाबा, कहाँ चले गए? और इतनी सारी लकड़ियां कहाँ से आ गई? इतनी लकड़ियां तो मैं शाम तक भी नहीं काट पाता। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, पर बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। चलो, आज का काम खत्म हो गया, इन लकड़ियों को बाजार में बेच देता हूँ। उस दिन उसको लकड़ियों के अच्छे दाम मिल गए थे। घर आकर उसने, अरे पारो, कहाँ चली गई तू? क्या है, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? सुखिया ने पारो को सारी बात बताई। तब तो तुम्हें भूख भी लगी होगी, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। पारो झट से उसके खाने के लिए कुछ बना लाई। आज तो मैंने घर के लिए
सारा सामान भी खरीद लिया, फिर भी रुपए बच गए। ये देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ। दिखाओ दिखाओ। सुखिया ने उसके सामने कागज में लिपटी हुई लाल साड़ी खोल कर रख दी। ओहो सुखिया, आज कितने दिनों बाद मेरे साथ पूरी हुई है। तुम्हें याद है, शादी को 4 साल हो गए, पर हम एक भी कपड़ा नहीं खरीद पाए, ना मेरे लिए ना ही तुम्हारे लिए। अरे सबर कर, भगवान ने चाहा तो हमारे भी दिन फिरेंगे। दूसरे दिन जब वो जंगल गया, तब उसने जैसे ही कुल्हाड़ी को हाथ लगाया, पेड़ से लकड़ियाँ कटकर अपने आप ही गट्ठर में बंध गई। अरे ये कैसा आश्चर्य है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने फिर लकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़ी हाथ में ली तो दूसरा गट्ठर तैयार हो गया। लगता है अब घर चलना चाहिए, इससे अधिक लकड़ियाँ तो मैं उठा भी नहीं पाऊंगा। जैसे ही उसने लकड़ियों के गट्ठर को हाथ लगाया, गट्ठर उसके सिर से कूदकर आगे आगे चलने लगा। तुम जितना चाहो उतनी लकड़ियाँ काट सकते हो, लकड़ियाँ अपने आप पहुँच जाएगी। अब तुम कौन हो? मैं जादुई कुल्हाड़ी हूँ। उस दिन जब तुमने उस फकीर को रोटी खिलाई थी, तब उसने मेरे भीतर जादुई शक्तियाँ भर दी थी। ओह, तभी तो मैं सोच रहा था कि इतनी लकड़ियाँ कैसे हो गई। सुखिया के पास शाम तक बहुत सारी लकड़ियाँ हो गई। उस दिन जब वो बाजार में लकड़ियाँ बेचने गया तो उसको बहुत सारे पैसे मिले। उसने घर के जरूरी सामान के अलावा और भी बहुत सारा सामान खरीद लिया। जब घर आया तो अरे ये क्या, इतना सारा सामान, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? पारो, यही समझ कि हमारे अच्छे दिन आ गए। सुखिया ने उसे सारी बात बताई और अपनी कुल्हाड़ी उसके हाथ में देते हुए कहा, इसे संभाल कर रख दे, ये कुल्हाड़ी जादुई है, कोई देख लेगा तो मुश्किल हो सकती है। मैं भी इस कुल्हाड़ी से कुछ मांग कर देखूं? देख ले। जादुई कुल्हाड़ी, मुझे बहुत अच्छा खाना चाहिए। उसके इतना बोलते ही विभिन्न व्यंजनों से भरी थाली उसके सामने आ गई। अरे सुखिया, ये तो चमत्कार हो गया। अब चलकर खाना खा ले, परंतु पहले ये कुल्हाड़ी ठीक से रख दे। पारो जब कुल्हाड़ी रख रही थी तभी, देख पारो, मैं जादुई तो हूँ, पर तुम लोग ज्यादा लालच कभी मत करना और किसी का नुकसान करने के बारे में कभी मत सोचना। जितना हो सके दूसरों का भला करना। मैं तुम्हारी बात समझ गई। उस रात बहुत जोर की बारिश होने लगी। उनकी झोपड़ी में पानी टपकने लगा। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। पारो, क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ शायद। कल सुबह ही हम जादुई कुल्हाड़ी से कहेंगे कि हमें रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दे। सुखिया के मुंह से इतना निकलते ही उनकी झोपड़ी आलीशान कोठी में बदल गई। चारों तरफ नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े थे। ये तो बड़ा ही चमत्कार हो गया। हम झोपड़ी में से उठकर कोठी में आ गए। दूसरे दिन सुबह उसके अड़ोसी पड़ोसी उनकी कोठी देखकर हैरान हो गए। पारो, मेरी कुल्हाड़ी दे दे, जाऊं थोड़ी लकड़ियाँ काट लाऊं। अब भला लकड़ियाँ क्यों काटने जाओगे? हमारे पास इतनी आलीशान कोठी है। देख पारो, हमें अपना काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जादू से आई चीजें जादू से जा भी सकती हैं। कहते तो तुम ठीक ही हो। इसका मतलब मुझे भी काम पर जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। कोई कुछ पूछे कि इतनी बड़ी कोठी कैसे बन गई, तो क्या कहूँ? जो सच है वही बता देना, हमने चोरी थोड़ी की है। सुखिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर चला गया और पारो अपने काम पर चली गई। काम पर जाते ही, अरे पारो, हम तो सुने रातों रात तुम्हारी झोपड़ी कोठी में बदल गई। ये कैसे हुआ? सब ऊपर वाले की दया है मालकिन। तुम काम करने आई हो? जी मालकिन, हमारा आदमी लकड़ियाँ काटने गया तो हम घर में बैठे क्या करते। पारो अपना काम करके वापस आई तो रास्ते में भी औरतें यही सवाल पूछने लगी। सब ऊपर वाले की दया है बहन, यही कहते हुए वो घर आ गई। घर आते ही उसने देखा कि सुखिया पहले से ही घर में बैठा था। इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत थोड़ी भारी लग रही है, जरा काढ़ा बनाकर दे दे। जादुई कुल्हाड़ी, सुखिया की तबीयत ठीक कर दो। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। सुनो जी, हम इस कुल्हाड़ी से दूसरों की मदद क्यों नहीं करते? क्या और कैसी मदद? हमारे आसपास हमारे जैसे ही कितने लोग हैं जिनके पास दवा के पैसे नहीं जुटते। हम उनका मुफ्त इलाज करेंगे।
तू सही कह रही है। दोनों ने मुफ्त में गरीबों का इलाज शुरू कर दिया। दूसरे गांव से भी लोग उनसे इलाज करवाने आने लगे। पारो कुल्हाड़ी किसी के सामने नहीं लाती थी। गांव के हकीम सुजान सिंह को जैसे ही पता चला कि सुखिया के यहाँ अपना मुफ्त इलाज करवाने वालों की भीड़ लगी रहती है, मेरी तो हकीमी खतरे में पड़ जाएगी। चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर वो कैसे इलाज करते हैं। सुजान सिंह एक दिन पेट दर्द का बहाना करके उनके घर आया। हकीम साहब, आप यहाँ? अरे भाई, 2 दिन से पेट में दर्द हो रहा है, जरा मुझे भी देख लो। आप यहीं बैठिए, मैं आती हूँ। जब वो कुल्हाड़ी के पास गई तो पारो, उस आदमी को कुछ नहीं हुआ, उसको कह दो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। पारो सुजान सिंह के पास गई। हकीम साहब, आप हमारी परीक्षा लेने आए हैं? आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है। इतना सुनते ही भीड़ में खड़े लोगों ने हाकिम की धुनाई शुरू कर दी। बेकार में सबका समय खराब कर दिया। हाकिम लुटा पिटा घर आ गया। लगता है इस गांव से दाना पानी उठ गया है, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। सुखिया और पारो का जीवन सुखी हो गया। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक बेटी भी पैदा हुई। जादुई कुल्हाड़ी के जादू से अब उन्हें कोई दुख न था। मदन खाट पर पड़ा करहा रहा था। 2 दिन पहले ही रिक्शा चलाते समय उसके रिक्शे को एक गाड़ी ने टक्कर मार दिया था। उसके रिक्शे पर बैठी हुई सवारी तो बच गई, परंतु मदन के पैरों में चोट लग गई थी। गरीबी इतनी थी कि इलाज के पैसे भी नहीं थे। पत्नी लीला घर में चूल्हा चौका करती थी। सभी घरों से उधार लेकर मदन की मरहम पट्टी करवा लाई थी। दवा खत्म हो गई थी, इसलिए दर्द के मारे उससे रहा नहीं जा रहा था। तभी लीला आ गई। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं जाकर दर्द वाली गोली ले आती हूँ, थोड़ा सब्र कर लो। पैसे हैं तेरे पास? आज कहीं शादी वाले घर में बर्तन धोने का काम मिल गया था, 50 रुपए मिल गए थे। अभी दवा ले आती हूँ। लीला दवा लेने गई तो पूरे 20 रुपए की 4 गोलियां मिली। बाकी पैसे से चावल और सब्जियां खरीद ली। घर आकर मदन को दवा देते हुए, लो गोली खाकर सो जाओ, मैं तब तक घर के काम निपटा लूं। शायद शाम को भी काम मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं कब तक पड़ा रहूंगा। हम रिक्शा बेच दे क्या? ऐसी बात मुंह से निकालना भी मत। तुम 10 दिन बाद ठीक हो जाओगे, तब क्या करोगे? हाँ, ये भी सही है, मगर इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? देखती हूँ, मेरे पास एक अंगूठी है, सोच रही हूँ उसको बेचकर बड़े अस्पताल में दिखा दूं। जितनी जल्दी ठीक होंगे उतनी जल्दी रिक्शा चलाना शुरू करोगे, तब फिर से अंगूठी बनवा देना। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे वही कर। पैरों के साथ साथ दिमाग में चलना बंद हो गया है मेरा। कल की छुट्टी लूंगी, कल ही चल पड़ेंगे। शाम को लीला ने अपनी रही सही मायके की निशानी अंगूठी बेच दी। आंखें नम हो आई, पर मजबूर थी। दूसरे दिन सुबह लीला ने फटाफट घर के सारे काम निपटाए और 7 बजे सरकारी अस्पताल में पहुंचकर लाइन लगा दी। देखो, यहाँ तो 2 रुपए का कार्ड बन जाएगा, हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। तुम यही बैठना, मैं जाकर दवा ले आऊंगी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कुछ दवाएं लिख दी और दवा डिस्पेंसरी से ले लो, पर इन्हें दवा से अधिक फिजियोथेरेपी की जरूरत है। वो क्या है डॉक्टर साहब? पैरों का रेगुलर व्यायाम करना होगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। कोई गहरी चोट नहीं है। दोनों बाहर आए तो चुपचाप बेंच पर बैठ गए। पहले दवा ले आती हूँ, तुम यही आराम करो। जरा जल्दी आ जाना, ऐसी जगहों पर तो वैसे ही जी घबराने लगता है मेरा। लीला लाइन में लग के दवा ले आई। वहीं पता चला कि फिजियोथेरेपी भी यही हो जाएगी, वो भी मुफ्त में। वो बड़ी खुशी खुशी मदन के पास पहुंची तो पैरों का व्यायाम भी यही होता है, चलकर पता कर लेता हूँ। मैं पता करके आई हूँ, चलो आज ही करवा लेते हैं। पर अभी तो बड़ी भूख लगी है, लाई है क्या? नहीं, चलो बाहर इतनी दुकानें हैं, वहीं चलकर कुछ खा लेते हैं। दोनों ने जाकर बाहर ही कुछ खा पी लिया। अब चलो वो भी करवा लेते हैं। क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी। उन दोनों को घर आते आते शाम हो गई थी। आते ही, अच्छा मैं काम पर जाती हूँ, तुम आराम करो, अभी 1 घंटे में आ जाऊंगी। 5 मिनट सुस्ता लेती। अरे आकर सुस्ता लूंगी। जब लौट कर आई तो सुनो जी, मुझको एक नया काम मिल गया है। कितने काम पकड़ेगी? अरे पूछो कि नहीं, कहाँ काम मिला है?
कहाँ? दिव्या ठाकुर फिजियोथेरेपी वाली मैडम है ना, उन्हीं के यहाँ बड़ा सा हॉल है, वही साफ सफाई करनी है। 1-2 दिन करूँगी, फिर तुम्हारी फिजियोथेरेपी की बात वही कर लूँगी। ओह, तो अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, जब पास ही में मिल गया है तो अस्पताल तक का किराया भाड़ा क्यों लगाए? ठीक है। दूसरे दिन जब वो काम पर गई तो तुम्हारा आदमी क्या करता है? मैडम जी, रिक्शा चलाता था, पर पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हो गया तो घर में ही पड़ा है। डॉक्टर ने क्या कहा? जी यही तो कराने को कहा है, जो आपके यहाँ हो रहा है, फिजियोथेरेपी शायद। ठीक है, आज काम कर लो, शाम को अस्पताल की पर्ची ले आना और अपने आदमी को भी ले आना। जी मैडम जी। लीला ने बड़ी अच्छी तरह से पूरे हॉल की सफाई कर दी। तुझे पता है, इन्हीं मैडम की गाड़ी से मुझे टक्कर लगी थी और ये वहां से भाग गई थी। माफ करना भाई, मैं उस दिन सचमुच बहुत डर गई थी। दरअसल गाड़ी मेरा बेटा नीरज चला रहा था, बल्कि मैं बाद में उस जगह पर पैदल ही पता करने भी गई थी कि किसी को चोट तो नहीं लगी, पर वहाँ के लोगों ने यही कहा कि किसी को अधिक चोट नहीं आई। मैडम, मैं तो 1 हफ्ते से घर में ही बैठा हूँ और अभी ना जाने कितने दिन बैठना पड़ेगा। दर्द हो रहा है सो अलग। आप लोगों की छोटी सी लापरवाही हम गरीबों के मुंह का निवाला छीन लेती है। पत्नी को अपनी अंगूठी बेचनी पड़ी, सिर्फ आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लीला भी रुआंसी हो गई। जो हो गया उसको बदला तो नहीं जा सकता, पर मैं तुम्हारा पूरा इलाज करने को तैयार हूँ और तुम जब ठीक हो जाओगे तब तुम्हें अपने पति डॉक्टर हर्ष के क्लिनिक पर काम पर रख लेंगे, ताकि तुम्हें ज्यादा भाग दौड़ न करनी पड़े। अब तुम्हें रिक्शा चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सच कह रही है मैडम जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। दूसरे दिन से ही दोनों दिव्या ठाकुर के पास आते जाते थे। मदन फिजियोथेरेपी करवाता और लीला साफ सफाई का काम करती। 1 महीने बाद, मैडम जी, अब तो काफी आराम हो गया है। सोचता हूँ अब धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दूं। अगर तुम्हें लगता कि तुम ठीक से चल फिर सकते हो तो अवश्य अपना काम शुरू कर सकते हो। मैं आज ही डॉक्टर हर्ष से बात करती हूँ। मदन, तुम इस पते पर डॉक्टर साहब के क्लिनिक चले जाओ। मदन डॉक्टर साहब के क्लिनिक पहुँचा। डॉक्टर साहब, मैडम ने आपके पास भेजा है नौकरी के लिए। कितना पढ़े लिखे हो? हुजूर, पढ़ा लिखा होता तो रिक्शा चलाता। ओह, तो क्या काम करते हो? तुम खुद ही बताओ। हुजूर, मेहनत मजदूरी कुछ भी कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें हमारे क्लिनिक पर एक रजिस्टर लेकर बैठना होगा और हर आने वाले का नाम लिखना होगा। मगर मेरी तरह कोई अनपढ़ व्यक्ति भी तो आ सकता है। हाँ, तो उससे अंगूठे का निशान लगवा लेना। ये लो, कुछ पैसे हैं, इन्हें लेकर जाओ और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। एक बढ़िया सा जूता खरीद लेना। जी साहब। इसके बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो लीला भी घर आ गई थी। क्या हुआ, कुछ काम बना? हाँ, उन्होंने कपड़े और जूते खरीदने के लिए पैसे भी दिए हैं। ठीक है। दूसरे दिन जब वो डॉक्टर हर्ष के पास गया तो उनके क्लिनिक के सामने बहुत भीड़ लगी थी और लोग डॉक्टर हर्ष के नाम के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। क्या हुआ है यहाँ भाई? किसी रोगी को गलत इंजेक्शन लगा दिया था और वो आईसीयू में है, इसीलिए इनका क्लिनिक सील किया जाता है। मदन चुपचाप वहाँ से घर वापस आ गया। आकर खाट पर लेट गया। जब लीला घर आई तो, क्या हुआ, तुम लौट क्यों आए? कहा जाता है ना कि सफल पदारथ है जग माही, कर्महीन फल पावत नाही। मदन ने सारी बात लीला को बताई। पर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तू कहना क्या चाहती है? सोचो, अगर तुम वहाँ काम कर रहे होते तो आज पूछताछ के लिए तुम्हें भी पुलिस पकड़कर ले गई होती और बिना गलती किए ही 8-10 दंडे तो लगा ही देती। दोनों ठठाकर हंस पड़े। चलूं, आज से रिक्शा ही चलाना शुरू करता हूँ। अपने तो फटे पुराने कपड़े ही सही हैं, रख दे ये बढ़िया कपड़े, किसी खास मौके पर काम आएंगे। मदन अपना रिक्शा झाड़ पोंछ कर उस पर बैठ गया और गुनगुनाते हुए निकल गया।